नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर जो है उस प्रथम सेमेस्टर के इतिहास विषय में अपनी अगली क्लास लेकर के उपस्थित हैं। मैं जो क्लास आज लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने वो हमने अभी तक शुरू किया था मौर्य काल को। मौर्य काल में हमने प्रारंभिक सोर्स पढ़े थे उनकी जानकारी के, और दूसरा पढ़ा था चंद्रगुप्त प्रथम को, यानी वही चंद्रगुप्त मौर्य। पर चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगली स्थिति है वो क्या थी? तो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नया शासक बना बिंदुसार। वैसे इसका जो शासनकाल देखा जाए तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। कब तक का माना गया है? 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक। अब अगर मोटे मोटे तौर पर इसकी बात देखी जाए तो हमारे सामने सबसे बड़ी चीज है कि क्या बिंदुसार से पहले स्थितियां रही होगी। तो हम थोड़ा सा बिंदुसार से पहले की स्थिति देखें, जो हमने पूर्व के वीडियो में देखा है, पूर्व की जो क्लास थी उसमें हमने पूरा क्लियर किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? मौर्य वंश का संस्थापक। उसने मौर्य वंश की नींव डाली। क्योंकि वो संस्थापक है तो उसके शासनकाल में सारी परिस्थितियां क्या हुई थी, वो घटनाएं घटित हुई थी, वो हमने सब पढ़ी थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसके जीवन के अंतिम दिनों में, मतलब लगभग आप ये समझो 298 ईसा पूर्व, कहते हैं उस समय ये जैन धर्म के प्रभाव में ज्यादा था। और जैन धर्म में भी एक दक्षिण भारत से बहुत फेमस शाखा निकली, दिगंबर। दिगंबर मत का एक बहुत बड़ा समर्थक था, नाम था भद्रबाहु। तो उस भद्रबाहु के संपर्क में आया, और भद्रबाहु के संपर्क में आने के कारण अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म ग्रहण कर लिया। और जैन धर्म की कौन सी शाखा? दिगंबर शाखा का अनुयायी हो गया। अब चूंकि वो दिगंबर शाखा का अनुयायी है तो दिगंबर शाखा के अनुयायी भद्रबाहु के साथ वहां गया है, और अपने अंतिम दिन इन्होंने कर्नाटक यानी दक्षिण भारत गया। ये वहां एक पहाड़ी है श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला पहाड़ी में उसने ध्यान लगाया है। क्या लगाया है? वही एक प्रकार से योग की मुद्रा में। तो ध्यान लगा करके बिना अन्न जल ग्रहण किए अपने प्राण त्याग दिए। अब जो बिना अन्न जल ग्रहण किए, वो जैनों में एक विधि है संलेखना, यानी संलेखना विधि से प्राण त्यागे। तो जो बिंदुसार का पिता चंद्रगुप्त मौर्य है, उस चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिनों में जीवन में 298 ईसा पूर्व के आसपास वो साउथ इंडिया चला गया। साउथ इंडिया में दक्षिण भारत में है, जो वहां एक पहाड़ी है श्रवणबेलगोला, और श्रवणबेलगोला में उसने ध्यान लगा करके बिना अन्न जल ग्रहण किए संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का अंत हो गया था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जब गया तब अपने राज्य का भार बिंदुसार को सौंप के गया था। तो बिंदुसार ने 298 ईस्वी में ही अपना शासन शुरू कर दिया था। अब 298 ईस्वी में जब इसने अपना शासन शुरू किया तो इसके पिता के शासनकाल में सबसे ज्यादा प्रभाव यूनानियों का रहा। यूनानियों में हम देखें तो सीरिया वगैरह पढ़ने पड़े हैं। उसके बाद में इसके शासनकाल में मिस्र से भी इनके अच्छे संबंध बने। अब चूंकि मिस्र से भी इनके अच्छे संबंध बने, तो अपन यूं देखें तो बिंदुसार के शासनकाल में जो यूनानियों का प्रभाव ज्यादा था, तो जो यूनानी इतिहासकार है वो बिंदुसार को अमित्रोसेटस कहते थे। क्या कहते थे? जबकि यही अपने यहाँ के नाम में आ जाता है अमित्रघात। किस रूप में आ गया? अमित्रघात, और वो कहते थे अमित्रोसेटस। तो इस रूप में ये सामने आ गया। अब क्योंकि बिंदुसार की स्थिति ये थी, तो बिंदुसार के समय ही यूनानी इतिहासकार ज्यादा है। उसमें सबसे फेमस अगर बिंदुसार के बारे में किसी ने लिखा है तो वो लिखा है स्ट्रैबो ने। किसने लिखा है? एक यूनानी इतिहासकार था स्ट्रैबो। उन्होंने इनका विशेष विवरण प्रस्तुत किया था। तो इनको विशेष विवरण प्रस्तुत करने के कारण ही स्ट्रैबो को काफी ख्याति मिली है, और विशेष करके बिंदुसार के शासनकाल की। अब इस समय स्ट्रैबो ने एक उल्लेख भी किया है कि यूनानी
इतिहासकार है स्ट्रेबो। इन्होंने कहा कि इस समय सीरिया के शासक नाम था एंटियोकस। इस सीरिया के शासक एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में अपने 2 दूत भेजे। नाम थे डाइमैकस और डायोनुसिस। वैसे तो भेजा था डाइमैकस कोई था, लेकिन एक दूत और था। ये दोनों यूनानी थे, डायोनुसिस। तो 2 दूत आए, डायोमैकस और डायोनुसिस। ये दोनों किसके शासनकाल में आए हैं? बिंदुसार के शासनकाल में। किसने भेजे हैं? सीरिया के शासक एंटियोकस ने। लेकिन कहते हैं कि उसने ये तो भेजे, लेकिन सीरिया के शासक से उस कालखंड में देखे तो बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी थी। उन वस्तुओं का यदि हम उल्लेख करने जाए तो सीरिया के शासक बिंदुसार ने 3 वस्तुएं मांगी, और जो 3 वस्तुएं मांगी उनमें जो पहली थी वो थी मीठी मदिरा, दूसरी थी सूखी अंजीर, और तीसरी थी दार्शनिक। यानी सीरिया के शासक से बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की मांग की थी कि हमें 3 वस्तुएं चाहिए। वो 3 वस्तुएं क्या क्या थी? मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। अब यूनानी कानून ये कहता है कि भाई उस समय दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं हो सकता, वहां क्रय विक्रय बंद था। तो ये यूनानी कानून में था। तो यूनानी कानून कहता है कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं हो सकता। तो उन्होंने, सीरिया के शासक ने बिंदुसार को 2 वस्तुएं तो भेजी, मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेजी, लेकिन दार्शनिक भेजने से उसने इनकार कर दिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। वस्तुओं की जो डिमांड की थी वो 3 की थी, मिली उनको 2-3 का भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन यूनानी इतिहासकारों के बारे में क्या हुआ, उससे रिलेटेड उस समय भारत में कुछ घटनाएं घटित हुई कि नहीं हुई। अब भारत की घटनाओं के संदर्भ में देखें तो बिंदुसार का जो प्रधानमंत्री था, ध्यान रखना शुरुआती दिनों में बिंदुसार का प्रधानमंत्री चाणक्य था। कौन था? याद रखना, ये जो चाणक्य है, कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है, ये तीनों एक ही व्यक्ति है। और इस चाणक्य ने विशेष करके क्या किया है? 3 राजाओं के शासनकाल में ये प्राइम मिनिस्टर रहा है। नंदवंश के अंतिम राजा घनानंद के शासनकाल में भी रहा, और घनानंद के शासनकाल के उपरांत अपन देखें अगर बिंदुसार के विषय में तो कहते हैं चंद्रगुप्त मौर्य आए। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन काल में पूरी तरह से प्राइम मिनिस्ट्री किसके पास थी? चाणक्य के पास ही थी। और चंद्रगुप्त के जाने के बाद बिंदुसार के शुरुआती दिनों में भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री रहा है। तो ये भी उनको याद रखना है कि चाणक्य 3 शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा है, घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। ठीक है, तो 3 राजाओं के शासनकाल में कोई प्राइम मिनिस्टर रहा तो वो कौन रहा? हाँ, चाणक्य। कौन रहा है? चाणक्य। अब देखिए अगर इसके आधार पे तो भारत की स्थिति जब देखें तो कहते हैं क्या बिंदुसार ने भारत की स्थिति के बारे में ध्यान दिया? तो कहते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में पश्चिमोत्तर सीमा, कौन सी सीमा? पश्चिमोत्तर सीमा में एक स्थान है तक्षशिला। इन तक्षशिला नामक स्थान पर एक विद्रोह हो गए, और विद्रोह एक नहीं 2 हुए। कितने हुए? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला नामक स्थान पर 2 विद्रोह हुए। कितने हुए हैं? 2 विद्रोह हुए हैं, और दोनों विद्रोह को दबाने के लिए कहते हैं बिंदुसार ने अपने 2 बेटों को भेजा था। एक अशोक, एक जगह अशोक गया था और दूसरी जगह उसका बेटा सुसीम गया था। पर ये जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई? ऐसा कौन सा सोर्स है जिसमें ये लिखा है कि बिंदुसार के शासनकाल में पश्चिमोत्तर सीमा यानी विशेष करके तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, और विद्रोह हुआ तो उसने अपने बेटे अशोक और सुसीम को भेजा था।
तो कहते हैं इनके शासनकाल में जो विद्रोह हुआ इसका उल्लेख हमें मिलता है, उनका एक ग्रंथ था दिव्यावदान। कौन सा? उस समय बहुत साहित्य में बहुत बड़ा फेमस ग्रंथ हुआ है दिव्यावदान। और दिव्यावदान कहता है कि उस समय बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे और उन विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने दोनों बेटे अशोक और सुशील को भेजा था। और कहते हैं 273 ईस्वी आते आते इसकी मृत्यु हो गई। किस वर्ष इसकी मृत्यु हुई है? 273 ईसा पूर्व में किसकी मृत्यु हुई? बिंदुसार की मृत्यु हो गई। जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय उसके 100 पुत्र थे। कितने? बिंदुसार के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और 100 पुत्र जो थे उसमें एक अशोक था, एक सुशील भी था। तो कहते हैं अशोक था। और जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक उज्जैन का गवर्नर था। कहां का? यानी उज्जैन का राज्यपाल था। और चूंकि नजदीक था तो तुरंत पाटलिपुत्र चला गया और अपना राज्याभिषेक करवा दिया। यानी 273 ईसा पूर्व में ही अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। तो अगर बिंदुसार के संदर्भ में पढ़े तो इसने शासनकाल कब संभाला? 298 ईसा पूर्व, 273 तक रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था, इसका बेटा था। 298 ईसा पूर्व में कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म के प्रभाव में आकर के जैन धर्म ग्रहण कर लिया था तो जैन धर्म की एक शाखा थी दिगंबर, और दिगंबर शाखा का अनुयायी होते हुए इसने क्या कर दिया? जैन धर्म के प्रभाव में था दिगंबर शाखा का अनुयायी था। तो समर्थक कौन था? भद्रबाहु था। और भद्रबाहु के नेतृत्व में ये दक्षिण भारत चला गया और दक्षिण भारत में श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर गया और वहां जाकर के उसने जैनों में एक विधि है, वो है संलेखना विधि। उपवास विधि है वैसे तो उसमें कहते हैं उस संलेखना विधि से, और संलेखना विधि में साफ लिखा हुआ है कि बिना अन्न जल ग्रहण किए साधना, साधक मूर्ति होती है ना, योग करके या ध्यान लगा करके अपने प्राण त्याग देना ही क्या कहलाता है? संलेखना विधि। और इस द्वारा उसने अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन जब 298 में उसने अपने बेटे बिंदुसार का राज्याभिषेक करवाया तो बिंदुसार के बारे में एक और चीज कही जाती है, बिंदुसार शल्य चिकित्सा से जन्म लेने वाला व्यक्ति था। उस कालखंड में ये पहला व्यक्ति था जिसका जन्म शल्य चिकित्सा से हुआ था। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है ऑपरेशन मेथड यानी सीजेरियन, आजकल जिसको कहते हैं। तो सीजेरियन मेथड से जन्म लेने वाला कौन था? बिंदुसार था। तो बिंदुसार का जन्म भी इसी प्रोसेस से हुआ था। इसके समय में विदेशों से अच्छे संबंध रहे, विशेष करके यूनानी से कई सारे लोग आए, विशेष करके बिंदुसार के दरबार में। कहते हैं यूनानी का शासक था एंटियोकस, सीरिया का शासक था। उस सीरिया के शासक एंटियोकस ने 2 अपने दूत भेजे थे, विशेष करके तो डायमेकस को भेजा था, लेकिन एक और आया था डायोनोसिस। ये दोनों यूनानी दूत किसके दरबार में थे? बिंदुसार के दरबार में थे। इसके अलावा देखा जाए तो कहते हैं सीरिया के शासक से उसने बिंदुसार ने 3 वस्तुओं की डिमांड भी की थी, मीठी मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक की, लेकिन 2 की उसने मांग पूरी कर दी थी। दार्शनिकों को उन्होंने देने से इनकार कर दिया था और उसका एक कारण बताया था, वो तर्क दिया था कि यूनानी कानून में दार्शनिकों का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार उसने अपने अंतिम दिन बिताए। विशेष करके उसका प्रधानमंत्री चाणक्य भी रहा, घनानंद के, चंद्रगुप्त के, बिंदुसार के 3 राजाओं के शासनकाल में प्रधानमंत्री रहा। और उसके समय में एक विद्रोह हुआ, और जो विद्रोह हुआ वो हुआ पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक स्थान है तक्षशिला, जो भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। वहां पर विद्रोह हुए हैं और उन विद्रोह को दबाने के लिए उसने अपने बेटे अशोक और दूसरी जगह सुशील को भेजा था। ये भी अपने को याद रखना। और 273 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई उस समय अशोक कहां का गवर्नर था? उज्जैन का था। तुरंत पाटलिपुत्र पहुंच गया और अपना राज्याभिषेक करवा दिया। यहां तक हमने पढ़ा है किसको? बिंदुसार को। इससे आगे हम अशोक को पढ़ते हैं। तब तक आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर आए हैं, अशोक। इसका शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? 273 ईसा पूर्व में।
273 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई और उज्जैन से तुरंत उसने जाकर के पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक करवा दिया। अब अशोक ने राज्याभिषेक तो करवा दिया भाई, लेकिन अशोक के लिए सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अशोक के 99 भाई और थे, और अशोक को लग रहा था ऐसा कि जब तक ये 99 जिंदा है तब तक मेरे राज्य को खतरा है, यानी मैं राज की स्थिति में रहूंगा भी या नहीं रहूंगा, ये 99 है, ये कभी न कभी मेरी कमजोर स्थिति देखी तो ये राज्य हड़प लेंगे। तो उसने सबसे पहले काम ये किया कि अपने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। इसलिए अशोक को 99 भाइयों का हत्यारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपने 99 भाई मारे, उसके बाद उसने वापिस राज्याभिषेक करवाया और जो उसका वास्तविक राज्यारोहण हुआ वो हुआ 269, यानी 269 ईसा पूर्व में। इसका मतलब ये हुआ कि उसे 273 से 269 ईसा पूर्व में आते आते 4 साल लग गए, और जब 4 साल लगे हैं तो इसका वास्तविक राज्यारोहण जो है वो 269 में हुआ, और इन 4 सालों में उसने क्या कर दिया? अपने 99 भाइयों को ढूंढ ढूंढ के मारा है। कोई भाग गया, कोई कहीं चुप गए, तो इसने जंगलों की तलाशी ली, पहाड़ों में, गुफाओं में, सब जगह जा करके इनके भाइयों के ढूंढ ढूंढ के लाए और 99 की हत्या कर दी। 4 साल का समय लग गया, और जब 99 की हत्या की तो 269 में इसने वास्तविक राज्यारोहण करवाया। और भाइयों की हत्या करके इस समय इसका हृदय नहीं पिघला था। हम धमकी नीति को भी पढ़ेंगे, कहते हैं अहिंसक भी हुआ लेकिन 99 भाइयों का हत्यारा राजा भी बन गया। तो ये जब 269 ईसा पूर्व में राजा बना, तो राजा बनते ही उसने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किए, विशेष करके जो परंपराएं चली आ रही थी उसमें थोड़ा सा ये नया काम करेगा, विशेष करके कला के क्षेत्र में। और कला को हम अलग से एक अलग टॉपिक के साथ पढ़ेंगे, अभी फिलहाल राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि अशोक ने जब शासनकाल शुरू किया तो कहते हैं 99 भाइयों की हत्यारा था। कोई कह सकता भाई कैसे? तो कहते हैं एक ठोस प्रूफ है अपने पास, श्रीलंका में सिंहल है। कौन है? और चूंकि बाकी सिंहली भाषा है तो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने 99 भाइयों का हत्यारा था। तो ये अपने पास एक ऑथेंटिक प्रमाण है। तो सिंहली अनुश्रुति में कहा जाता है कि 99 भाइयों का हत्यारा अशोक राज्याभिषेक करवा लेता है। अब जैसे अशोक राज्याभिषेक करवाता है, अब इसके सामने सबसे बड़ी चीज क्या है? राज्याभिषेक हो गया, कोई उसके लिए ऑप्शंस भी नहीं रहा, कोई खतरा भी है किसी चीज से, तो अपनी राज्य की सुदृढ़ स्थिति बनाने में लग गया और तलवार के दम पर इसने हिंदुस्तान को बहुत बड़े विस्तार में बदल दिया। अगर यूं इसका विस्तार देखा जाए तो भाई उत्तर पश्चिम में तो इसका अफगानिस्तान तक सीमा थी। कहां तक थी? पश्चिमोत्तर में। अगर यूं देखें तो यहां पूर्व में बंगाल की तरफ थी, यहां गुजरात में काठियावाड़ तक थी, और दक्षिण में देखें तो कर्नाटक थी। ये राज्य विस्तार था किसका? अशोक का। तो अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक, बंगाल से लेकर काठियावाड़ तक इसने अपने राज्य का विस्तार कर रखा था। इसने अपने दादा के द्वारा जो भारत में 4 प्रशासनिक केंद्र और बनाए थे पाटलिपुत्र को छोड़ करके, उनको भी इतना का इतना महत्व दिया है। तो कहते हैं पाटलिपुत्र, तो इनकी राजधानी तो पाटलिपुत्र ही थी। राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र ही थी, जो आजकल वर्तमान में क्या कहलाता है? पटना कहलाता है। तो पाटलिपुत्र ही राजधानी इसकी भी रही है, और पाटलिपुत्र से ही इसने अपना शासन संचालित किया था। अब इसके जीवन में सबसे बड़ी चीज घटना घटित होती है, और वो घटना घटित होती है कलिंग युद्ध की। कलिंग बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है। कहते हैं कि अपने जीवन के, यानी अपने वास्तविक राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, किसवें वर्ष? और वास्तविक राज्याभिषेक कब हुआ? 269 में। तो 8वें वर्ष मतलब 261, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग आक्रमण किया। कहां पर किया? और कलिंग आक्रमण किया वो कलिंग उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। अब इस बात का प्रमाण हमें कहां से मिलता है कि कलिंग इसने आक्रमण किया? वैसे अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो पूरा कलिंग युद्ध से रिलेटेड है। जब हम शिलालेखों को पढ़ेंगे तब उसमें पूरी डिटेल से इसको पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहां पर है कि 261 ईसा पूर्व में इसने आक्रमण तो कर दिया। कहते हैं कि जो कलिंग है, उड़ीसा का स्थान, ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। और जब ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध था
तो इन हाथियों के लिए ही उसने कलिंग पर आक्रमण किया, ये माना जाता है। एक यहाँ पर अभिलेख है, हाथियों के कारण यह कहते हैं, यहाँ एक अभिलेख है, हाथी गुम्पा अभिलेख, याद है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना इसको। कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्पा अभिलेख। जो हाथी गुम्पा अभिलेख है, इस अभिलेख के अनुसार कहते हैं कि अशोक कलिंग का जो आक्रमण है, उस कलिंग आक्रमण का वर्णन है इस हाथी गुफा अभिलेख में। और इस समय कहा जाता है कि कलिंग का जो राजा था उसका नाम नंदराज था। क्या नाम था? नंदराज। और ये कौन सा सोर्स हमें बताता है? हाथी गुम्पा अभिलेख। तो हाथी गुम्पा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा नंदराज था, उस समय उसने आक्रमण किया। अब इस आक्रमण में कहते हैं 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक घायल हो गए थे। जब तलवार के दम पर उसने पूरा श्रम विनाश कर दिया, तब कहते हैं जब वो युद्ध भूमि से किले की तरफ, दुर्ग राजमहलों की तरफ जा रहा था कलिंग के, तब उसने बीच में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की दूरी थी और उसमें उसने पूरा युद्ध स्थल पे लोगों को मारा हुआ था, कत्ल किया हुआ था। उसमें कहते हैं कि न केवल पुरुष मरे थे, औरतें भी मर गई थी और कई बच्चे ऐसे थे, दूध मुँहे बच्चे, माए मरी पड़ी है, उनके स्तनों से बच्चे लगे हुए, छोटे छोटे बच्चे, उनके क्रंदन निकल रहा है, रो रहे हैं वो बच्चे, और अशोक वहां से निकल रहा है। अशोक ने जब ये घटनाएं देखी कि माए मरी पड़ी है, बच्चे बिलखते हुए जा रहे हैं, तो उसका हृदय पिघल गया वास्तव में। और इस हृदय पिघलने के कारण उसने एक सौगंध खाई कि आज से मैं तलवार को छोड़ दूंगा, यानी तलवार की नीति छोड़ी। किसकी नीति? तलवार की नीति का त्याग, मतलब ये युद्ध नहीं करेगा। और यहां से ये अहिंसक हो गया। क्या हो गया? और उसने धम्म की नीति अपनाई, धर्म नहीं भैया, धम्म की नीति अपना दी। किसकी अपनाई? अब अशोक धम्म की नीति पे चलेगा। अब धम्म की नीति पे चलेगा तो धम्म के क्या क्या उद्देश्य रहे होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और विशेष करके अशोक के जीवन काल में भारत में कुछ बहुत बड़ी उपलब्धियां रही, अचीवमेंट आए, विशेष करके गुफा, स्तंभ और शिलालेख, जो अभिलेख कहते हैं अपन, उन अभिलेखों में स्तंभ में और गुहा यानी गुफाओं के बारे में ये सारी चीजें नहीं आएगी। उस समय कहते हैं कि जिस समय ये राजा था, उस समय ईरान का एक राजा था डेरियस, जिसको डेरियस फर्स्ट भी कहते हैं और दारा प्रथम भी कहते हैं, दारा फर्स्ट भी कहा जाता है। वहां से वो कुछ प्रेरणाएं लेकर के हिंदुस्तान में स्तंभ अभिलेख और इन चीजों को लेकर के आता है और ये हिंदुस्तान में पहली बार प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूसरी चीज, अशोक का धम्म भी इंपॉर्टेंट है और अशोक के जो 14 शिलालेख है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो अशोक के बारे में जितना वर्णन है वो हम मौर्य काल की जो कला पढ़ेंगे उस कला में पढ़ेंगे पूरा, कि कला में क्या क्या चीजें रही, उसमें ज्यादातर योगदान पूरा अशोक का ही था। तो अशोक ने अपने जीवन में काफी सारी उपलब्धियां कमाई है। विशेष करके कहते हैं जो स्रोत छोड़े उसने, अभिलेख में उसने नाम कमाया और अभिलेख के अलावा उसकी जो धम्म की नीति रही वो बड़ी उल्लेखनीय रही और इन नीतियों के कारण अशोक को याद किया जाता है, इसीलिए अशोक को महान कहा जाता है। पर अशोक के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। फिलहाल हम जो उनकी राजनीतिक उपलब्धियों बड़ी महत्वपूर्ण बातें थी उनके बारे में पढ़े हैं, अशोक के बारे में और बिंदुसार के बारे में। और इससे पहले हमने अगली क्लास में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य को। तो मौर्य काल में हमने मौर्य वंश में 3 राजाओं के उल्लेख देखे हैं या उल्लेख किया उनको, एक चंद्रगुप्त को, मौर्य को फर्स्ट, सेकंड बिंदुसार को और तीसरा अशोक को। कल हम नई क्लास लेकर के उपस्थित होंगे और नई क्लास में हम लेकर के आएंगे मौर्यकालीन कला को। तब तक के लिए धन्यवाद।